वेलकम बैक टू द चैनल संजय सर। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का आता है, तो 4 2 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें लिख के दिया है और रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। मान लीजिए कि ये गार्डन दिया हुआ है, ओके। अब वहां पर लेंथ दिया है 40 मीटर और उसका ब्रेथ दिया है 30 मीटर। इज सराउंडेड फ्रॉम आउटसाइड बाय अ पाथ ऑफ इक्वल विड्थ। ओके, इसी चारों तरफ से एक रास्ता गया है, ठीक है। उस रास्ते का यहाँ पे जो विड्थ है वो इक्वल है, मतलब चारों तरफ से विड्थ जो है वो इक्वल है। इफ द एरिया ऑफ द पाथ, इस पाथ का आपको एरिया दिया हुआ है, इस पाथ का हमें एरिया मेंशन किया हुआ है 456 मीटर स्क्वायर। फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। तो यहाँ पूछा है कि इसका विड्थ कितना था, इस पाथ का विड्थ कितना है वो पूछा है, ठीक है। हमें यहाँ पर विड्थ पूछा है कितना होगा। तो देखते हैं सोल्यूशन पार्ट हम लोग यहाँ पर हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट विड्थ ऑफ द पाथ बी x मीटर। हमने क्या मान लिया, माना हमने कि जिसका विड्थ है वो x मीटर है। यहाँ पर जो विड्थ है वो x मीटर है, तो चारों तरफ से वो x मीटर ही होगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, लेंथ आपको दिया है, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ क्या दिया हमको है 40 मीटर दिया है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ऐसा लिखिए आप लोग, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन is 40 meter and breadth of rectangular garden is 30 meter। सो हमें पता है कि लेंथ और ब्रेथ हमें मिला हुआ है किसका, गार्डन का। या हम नेमिंग दे देते तो हमें सवाल जो है आसान हो जाएगा। हमारे इसको नाम दे दो, ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया। और जो पूरा विथ जो पाथ के साथ जो गार्डन है वो मान लो नाम दो पी क्यू आर और एस। सो देयरफॉर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। नाउ लेंथ हमें दिया है 40 और ब्रेथ दिया है 30, तो ये हो जाएगा 1200 स्क्वायर मीटर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ द गार्डन, ठीक है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। देखिए अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द पी क्यू आर एस। हम लिखेंगे पहले यहाँ पे लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट पी क्यू आर एस इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ पे लेंथ निकालना है, तो लेंथ के लिए हमें पता है कि यहाँ पे जो गार्डन का लेंथ दिया था 40, तो उस 40 में आपको यहाँ पे एक्स यहाँ बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, तो एक्स यहाँ पे 2 बार बढ़ने वाला है, एक इस साइड से एक इस साइड से। तो आपका न्यू जो आपका जो लेंथ है वो क्या बन जाएगा 40 प्लस 2x मीटर, ठीक है। ऐसे ही ब्रेथ की बात करें यहाँ पर, सो ब्रेथ ऑफ द पी क्यू आर एस इज इक्वल टू वॉट 30 प्लस एक्स, इट बिकम 30 प्लस 2x मीटर, ठीक है। ये आपको आ गया लेंथ और ब्रेथ इस पी क्यू आर एस का। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है पी क्यू आर एस का। सो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ भी होगा। हमें पता लेंथ कितना दिया हम लोग को, ये लेंथ है 40 प्लस 2x इंटू ब्रेथ कितना दिया हम लोग को 30 प्लस 2x। या हमें ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, तो क्या होगा 40 का पहले हम शादी करेंगे इन दोनों में, शादी मतलब मल्टीप्लाई, 40 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा 30 में, तो 4 3 1200। 40 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे 2x में, तो प्लस 4 2 8 80 ईयर्स, प्लस 2x का मल्टीप्लाई होगा 30 में, तो 2 3 6 60 ईयर्स, प्लस 2 2 4 होगा और x का स्क्वायर होगा। ओके बच्चों, अब हमें लिखना होगा हमें 1200 प्लस 80 और 60 में लिखे बनेगा 140x प्लस 4x का स्क्वायर। तो बच्चों अब हमें क्या मिला, हमें मिल गया है इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया और बड़े रेक्टेंगल का एरिया। अगर मैं बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे रेक्टेंगल एरिया में घटाता हूँ तो मुझे मिलता है एरिया ऑफ द पाथ, जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ
इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेटर पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको एरिया ऑफ पाथ ऑलरेडी मेंशन किया है 456, यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर करके। अब यहाँ पर एरिया पी क्यू आर एस कितना है, ये है 1200 प्लस 140x प्लस 4x स्क्वायर माइनस इसका हमको एरिया मिला, कितना मिला है 1200। नाउ दिस 1200 गेट कैंसिल, सो देयरफॉर क्या बचा 456 इक्वल टू 140x प्लस 4x स्क्वायर। इसे उठा के यहाँ भेज दो। ठीक है, तो क्या होगा, ये प्लस बिकम माइनस, तो हम क्या करें, हम इसको यही लिखेंगे देयरफॉर 4x स्क्वायर। मान लो ये वहां जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ 0 बचेगा, तो वही चीज वहां पलटने वाले हैं। लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 456 बराबर 0। ओके, अब हमें क्या करना है, सब में हमको डिवाइड करना है। तो देखो बच्चों में यहाँ पे सब में मालूम पड़ रहा है कि अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो सब में 4 से डिवीजन होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12, 2 बचा 4 5 जा 20, तो 35 हो गया, माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 16 बराबर 0। तो यहाँ पे आ गया माइनस 114। अब क्या करना आपको है, माइनस 114 का आपको ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि प्लस या माइनस करने पर आपको प्लस 35 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा फैक्टर निकालो इसका। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे 114 का फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 57 तो 3 1 जा 3 3 27, 19 1 जा 19। तो 19 अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा इसका जोड़ा बनाना है कि प्लस या माइनस करने पर मुझे प्लस 35 मिलना चाहिए। देखो 19 2 जा 38 होता है, 38 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा 35 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 38 और 3, मुझे प्लस चाहिए, बड़े को प्लस छोटे को माइनस रख दो। ठीक है, 38 3 जा करेगा तो 114 आएगा माइनस में, तो पप्पू पास हो रहा है। और 38 में 3 गया तो 35 में से पप्पू पास हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये पास हो रहा, दोनों स्टेज चाहिए, तो अब हमारा जो सोल्यूशन आएगा सही आएगा बच्चों। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस जहाँ 35 है वहां लिख लो 38x माइनस 3s माइनस 114 बराबर 0 लेंगे हम कॉमन। सो देयरफॉर x ब्रैकेट में x प्लस 38 और यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ x, तो माइनस कॉमन लेने पे साइन क्या होगा चेंज, यहाँ माइनस बन जाएगा प्लस 3 3 जा 9, यहाँ बचे कितना 2 3 24 बराबर 0। तो यस प्लस 38 दोनों में आ रहा ना, यस हमारा आंसर राइट है। तो अब यहाँ पे देयरफॉर यस प्लस 38 एक ब्रैकेट में और यहाँ यस माइनस 3 बराबर 0 एक ब्रैकेट में। सो देयरफॉर यस प्लस 38 बराबर 0 होगा और यस माइनस 3 बराबर 0 होगा। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू माइनस 38 होगा। ओके, और x का वैल्यू जो है वहां पे प्लस 3 होगा। ठीक है बच्चों, अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आपने क्या माना है, आपने यहाँ पे विथ माना है। विथ क्या माना आपने, x मीटर। विथ जो है कभी नेगेटिव में नहीं होता। ठीक है, सिंस विथ इज नॉट इन नेगेटिव number, therefore x is not equal to minus 38, therefore x is equals to 3। ओके, तो यहाँ पे जो पूछा है कि इस पाथ का विथ कितना है, तो इस पाथ का विथ है 3 मीटर। सो देयरफॉर हम आंसर लिखे लोग यहाँ पे द विथ ऑफ द पाथ बी 3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, find the common difference of an AP whose first term is 5। फर्स्ट टर्म हमें 5 दिया है, फर्स्ट टर्म मतलब A that is T1 दिया है 5 and the sum of the first 4 terms is half the sum of the next 4 terms। पता नहीं क्या बोल रहा है बच्चों, फर्स्ट 4 टर्म्स की बात किया और नेक्स्ट 4 टर्म्स की बात किया, टोटल मिला के 8 टर्म्स हो रहा है। ओके,
तो हमें यहाँ पे पता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला सिंस tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 प्लस d, ये हमारा फॉर्मूला है कि नहीं? क्या है हमारा ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर अब क्या करो, मेरे हिसाब से आप यहाँ पे एक टर्म्स निकाल लो, ठीक है। तुमने यहाँ t1 इज इक्वल टू a का वैल्यू दिया 5 प्लस n का वैल्यू 1 माइनस 1 क्लोज d, तो इज इक्वल टू देखो 5 प्लस 1 में से 1 तो 0 इंटू डी, तो इट बिकम 5 प्लस डी, 0 का डी में मल्टीपल 0 होगा, तो ये आ गया 5। तो t1 हमारा 5 हो गया। देयरफॉर t2 निकाल लो, सेम ऐसे ही 5 प्लस जहां पे 1 है वहां 2 माइनस 1 डी इज इक्वल 5 प्लस 2 माइनस 1 बिकम 1, तो 1 इंटू डी, सो इज इक्वल 5 प्लस 1 डी। क्लियर? हाँ, ये क्वेश्चन को 1 ले लो, 2 ले लो समझने के लिए। देयरफॉर ऐसे t3 निकाले, t3 इज इक्वल टू व्हाट? सेम 5 प्लस 3 माइनस 1 डी, सो यहाँ पे 5 प्लस 3 में से 2 डी। इसी क्वेश्चन में 3 ले लो आप लोग। ऐसे ही t4 निकालेंगे तो 5 प्लस 4 माइनस 1 डी बराबर, तो 5 प्लस 4 में 3 डी। ये क्वेश्चन में 4 ले लो इसको। ऐसे ही देयरफॉर t5, तो 5 प्लस 5 माइनस 1 डी, तो यहाँ पे 5 प्लस 4, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 4 डी। इसी क्वेश्चन में 5 ले लो आप लोग। ऐसे ही हम आगे 8 तक जाने वाले बच्चों तो सब रखो करते चलो। t6 बराबर 5 प्लस 6 माइनस 1 डी, तो यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 5 डी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ले लो 6। ऐसे ही t7 बराबर 5 प्लस 7 माइनस 1, यहाँ पे डी, तो यहाँ 5 प्लस 7 माइनस 6 बचेगा 60। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ले लो 7। देयरफॉर t8 बराबर 5 प्लस यहाँ पे 8 माइनस 1 डी, तो यहाँ पे 5 प्लस 7 डी। ये क्वेश्चन नंबर ले लो इसको आप लोग 8। ठीक है, हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन फॉर्म कर लिया। देखो आपको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स। ये जो 4 टर्म्स दिख रहा है पूरा, इन 4 टर्म्स का सम जो है इज हाफ ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। ये जो नेक्स्ट जो 4 टर्म्स है इनका ये हाफ होगा सम। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन। तो बच्चों यहाँ पे क्या हमने देखा अभी यहाँ पे जो t1 का वैल्यू 5 आया है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ t2 वैल्यू कितना हमने 5 प्लस डी आया है, तो मैं यहाँ सब मिटा के नंबरिंग को छोटा कर देता हूँ समझने के लिए। तो यहाँ ले लो इसको 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, अब हम देखते हैं बाय द गिवन कंडीशन। हटाओ। सो हमें पता है यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। देखिए सम में हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स। इन 4 टर्म्स का सम जो है वो नेक्स्ट जो 4 टर्म्स हैं उन सम का ये हाफ है। इस टर्म के सम को टोटल लोगे ना, जब इन 4 टर्म को टोटल लोगे तो इन क्या जो सम आएगा वो इन सम के नंबर से हाफ होगा। ओके, तो आप लिखिए बाय द गिवन कंडीशन। बाय द गिवन कंडीशन हमें पता है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द t5 प्लस t6 प्लस t7 प्लस t8। ओके, तो t1 t2 t3 t4 सबका वैल्यू रख दो। ये 5 है, तो कैसे रखेंगे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ये 5 है, 4 बार चारों को हमको ऐड करना, तो 5 5 10 10 5 15 15 5 20, तो 20 हो जाएगा। प्लस d 1 है, 1d 2d 3d 3 और 3 6, यहाँ पे 6d हो जाएगा। और जो सबको मैं जोड़ लिया यहाँ पे डायरेक्ट इज इक्वल, अब हाफ, अब इन सबके नंबर को जोड़ना आपको है, तो शॉर्टकट जोड़े हम लोग यहाँ पे 5 5 5 5 20 हो गया, प्लस 4 और 5 9 हुआ, 9 और 6 यहाँ पे 15 हुआ, 15 और 7 कितना होगा 22 होगा, 22d। क्लियर? सो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 22 जा 40 प्लस 6 2 जा 12d इज इक्वल 20 प्लस 22d। क्या करना है, 12d को आप वहां लेके जाओ, 20 को आप यहाँ लेके आ जाओ,
So therefore 40 minus 20 is equals to 22d minus 12d. So therefore 20 यहाँ पे 40 minus 20 यहाँ 20 बचेगा इज इक्वल यहाँ का 10 बचा 10d. Therefore यहाँ पे 20 अपॉन में 10 इज इक्वल d. 10 2s are 20. d का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया. ओके, विच इज आवर राइट आंसर. सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन थर्ड में लिख के दिया है अ बॉक्स कंटेन्स, एक बॉक्स है उसमें 36 कार्ड्स रखे हुए हैं बियरिंग ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 36. मतलब एक कार्ड पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2 लिखा है, ऐसे करके 36 नंबर तक गया है. ठीक है, उसके बाद में इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, हमने एक कार्ड को हम रैंडमली निकाला. फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछा है ऑफ एन इवेंट दैट द कार्ड्स बियर्स. यहाँ पे 3 इवेंट दिए हुए हैं. सो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं बच्चों. यहाँ पर लेट सैंपल स्पेस बी यस. अब यहाँ पे हमें पता है कि यस इज इक्वल टू क्या होने वाला है. जब यहाँ पे 1 से लेकर 36 नंबर तक कार्ड्स है तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Then 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30. Then 31 32 33 34 35 36 नंबर हमने लिख दिया है. ठीक है बच्चों, अब हमारे आगे सैंपल स्पेस. हमें हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा, टोटल 36 आने वाला है. तो आपको नंबर ऑफ सैंपल 36 आ गया. देखिए यहाँ पे हमें 3 कंडीशन दिया है. इन 3 कंडीशंस के लिए हमें यहाँ पे इवेंट लेट करना होगा. तो हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a complete square number, getting a complete square number. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a is equals to, तो कंप्लीट स्क्वायर किसे बोलते हैं. अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं 1 1 जा 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9. तो ये 1 4 और 9 ये सब क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर होते हैं. तो देखो इसी हिसाब से देखेंगे यहाँ पे हम. तो यहाँ पे 1 हमारा क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है. देन 4 है, देन यहाँ पे 9 है, देन यहाँ पर 16 है. ओके, देन यहाँ पर 25 है. और उसके बाद में यहाँ देखें तो सीधा क्या रहा है, यहाँ पे 36 है. ओके, तो देयरफॉर यहाँ पर नंबर ऑफ ए आ गया 1 2 3 4 5 6 आ गया. तो हमें यहाँ पे निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस. नंबर ऑफ ए कितना दिया है, ये दिया है 6. तो 6 अपॉन नंबर ऑफ एस क्या दिया, 36. 6 1 जा 6 ये 36 हमारा आ गया 1 अपॉन में 6. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया. तो प्रोबेबिलिटी इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 1 अपॉन में 6. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड इवेंट के लिए अब प्राइम नंबर चाहिए. तो लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं उसे बोलते हैं प्राइम नंबर. सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है. 2 के बाद में यहाँ पे 3 5 7 11 ऐसे करके वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, दूसरे टेबल में नहीं आते. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं. ठीक है, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं. तो यहाँ पे 2 जो है फर्स्ट प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, और बाकी सब यहाँ पे ऑड नंबर्स होते हैं. ये आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दिया बच्चों समझने के लिए. अब आप देखिए यहाँ पे बी आपने इवेंट लिया है, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा इसमें, यहाँ पे 1 जो है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. देख लीजिए समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पे 1 इज नीदर प्राइम. 1 ना तो प्राइम है नॉर वो कंपोजिट है.
ना तो वो प्राइम नंबर होती है ना तो वो कंपोजिट नंबर होती है। ठीक है, तो हम पकड़े 2 से, तो 2 आया, देन 3, देन 5, उसके बाद 7, फिर 11, उसके बाद 13, फिर यहाँ पर 17, देन 19, देन यहाँ पे 23, देन यहाँ पे 29, देन 31 यहाँ पे जो है लास्ट प्राइम नंबर इस लिस्ट में आ रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ बी जो है वो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 आ रहा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आने वाला है नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ बी 11 है, नंबर ऑफ एस 36 है, तो हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 11 अपॉन में 36। ओके, वेरी सिंपल। अब देखते हैं यहाँ पे इवेंट सी, यहाँ पे क्या दिया हमें, मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है तो 3 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं उसे बोलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट सी बी द इवेंट of getting a multiple of 3। तो इवेंट सी के लिए क्या नंबर्स यहाँ पे आने वाले, जो बच्चों यहाँ पे मल्टीपल 3 का चाहिए ना, तो 3 आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 15, 3 6 जा 18, 3 7 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, फिर 3 11 जा 33, 3 12 जा 36, ये नंबर हमारे आने वाले हैं। तो नंबर ऑफ सी जो आएगा वो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 आने वाला है। अब यहाँ लिखे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालेंगे, तो नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ यस, नंबर ऑफ सी आएगा 12 अपॉन नंबर ऑफ यस मिल गया 36, तो यहाँ पे कैसे 12 बन जाए 12 3 36, 1 अपॉन में 3, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारा आ गया 1 अपॉन में 3, और ये सम यहीं पे खत्म हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको 2 क्वेश्चन देता है और करना आपको एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो 3 मार्क के लिए आता है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। The difference between the ages of Sonal and Payal, सोनल पायल का एज का डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है 12 इयर्स। तो दोनों के एज में ऑलवेज डिफरेंस 12 इयर्स का रहने वाला है। The sum of the reciprocals of their ages is 1/8. Find their ages। यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, सोनल और सोनल जो है वो पायल से एल्डर है, एल्डर मतलब बड़ी है, सोनल यहाँ पायल से बड़ी है। तो बच्चों समझो क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो चार्ट फ्लो चार्ट दिया हुआ करके आपको उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। यहाँ दिया हुआ लेट पायल्स एज बी इयर्स, जैसा कह रहा वैसा करना होगा। लेट पायल्स एज बी इयर्स, अगर पायल की एज यस ईयर्स है, पायल की एज अगर यहाँ पे यस ईयर्स है, पायल छोटी है सोनल से, दोनों का डिफरेंस क्या रहने वाला है। बच्चों यहाँ सवाल करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभार 1 वेरिएबल क्वेश्चन देता है, 2 वेरिएबल भी देता है। अगर नहीं मेंशन किया है तो आप वहाँ पे 2 वेरिएबल हमेशा लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया है कि पायल की एज x ईयर्स है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 वेरिएबल लेके सॉल्व करना है। तो आपने क्या दिखा, पायल की एज यहाँ पे x ईयर्स है। चल पहले मैं इसे फ्लो चार्ट के साथ चल रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊँ सवाल आप लोग को। तो अगर पायल की एज अगर x ईयर्स है तो सोनल की एज क्या होने वाली बच्चों। तो अगर हिंट समझो, सोनल और यहाँ पे सोनल बड़ी है, तो सोनल माइनस पायल अगर मैं करता हूँ तो दोनों के एज का डिफरेंस कितना आता है, 12 इयर्स आता है ना। तो यहाँ पे आपको पायल का एज दिया है x ईयर्स, तो क्या होगा देयरफॉर सोनल का एज क्या होने वाला है, 12 माइनस जो x है वो जाके प्लस x बन जाएगा। तो यहाँ सोनल का एज आने वाला है 12 प्लस x ईयर्स, ये होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, द रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या होता है, अगर x है तो 1/x होगा, अगर 12 प्लस x है तो 1/12 प्लस x होने वाला है, ये होता है रेसिप्रोकल। तो दिया द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस आर, तो देखो सोनल का एज का रेसिप्रोकल होगा 1/12 प्लस x, और यहाँ पे पायल के एज का रेसिप्रोकल होगा 1/x, ये रेसिप्रोकल्स हो गया।
अब आगे बोला है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो आपको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों के रेसिप्रोकल्स का अगर मैं सम करता हूँ तो मुझे मिलता है 1/8। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बाय दी गिवन कंडीशन से 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू दोनों के रेसिप्रोकल्स को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है 1/8। ठीक है, अब उसके बाद हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। x बन जाए x, देयरफॉर x बन जाए x प्लस 12 प्लस x बन जाए 12 प्लस x अपॉन में यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो 12x प्लस x का x में x का स्क्वायर इज इक्वल 1/8 होने वाला है। देयरफॉर यहाँ बच्चों यहाँ पे दोनों x को हम जोड़ लेंगे तो ये बने 2x प्लस 12 अपॉन में 12x प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8। अब हम यहाँ करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे हम पहले तो इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आने वाला है। देयरफॉर x स्क्वायर बन जाए x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, इज इक्वल टू फिर यहाँ पे 8 2 जा 16x प्लस 12 8 जा 96। ओके, अब हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना होगा एक साथ में। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16x प्लस 96 माइनस 96 बराबर 0 हो जाएगा। मैंने इक्वल के उस साइड के वैल्यूज को सबको भी यहाँ लेके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर x स्क्वायर ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस प्लस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइन आता है बड़े नंबर का। 16 बड़ा है, माइनस साइन आ गया। 16 में से 12 गया तो 4x, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 बराबर 0 होगा। अब हमें यहाँ पे माइनस 96 का ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर हमें -4 मिलना चाहिए। ओके बच्चों, तो कैसे करें हम लोग? 96 का फैक्टराइजेशन करते हैं लोग यहाँ पे 2 4 जा 8 2 8 जा 16 है ना, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3। अब ऐसा जोड़ा बनाओ आप लोग यहाँ पे कि 4 मिलना चाहिए। देखिए कैसे बनेगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ओके 8 ले लिया हमने। फिर 2 2 जा 4 4 3 जा 12 ले लिया। 12 में से 8 का क्या बचेगा 4। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे -4 चाहिए ना। ओके, तो क्या करना होगा, बड़े नंबर को मुझे यहाँ पे माइनस करना होगा, छोटे नंबर को मुझे यहाँ पे +8 करना होगा। ठीक है, -12 में से 8 गया तो क्या बचेगा -4, तो पास हो रहा है। यहाँ पे -12 और 8 है तो 12 8 जा 96 माइनस में आ रहा है ना मल्टीप्लाई करने पे, हाँ पप्पू पास हो रहा है। 12 में से 8 गया तो यहाँ पे -4 आ रहा है, तो पास हो रहा है। मैंने दोनों स्टेज पास हो रहा है, तो हमारा सवाल क्या होने वाला है, आगे सही होने वाला है। देखिए वैल्यू पुट कीजिए, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस जहाँ 4x है वहां लिखिए -12x, फिर यहाँ पे प्लस 8x माइनस 96 बराबर 0। अब दोनों में से लेंगे कॉमन, देयरफॉर x हम कॉमन लेंगे तो x ब्रैकेट में x -12 प्लस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस, तो यहाँ पे माइनस बचेगा 8 1 जा 8 बचेगा 1 8 2 जा 16 बराबर 0। सो यहाँ पे क्या होने वाला, देयरफॉर x -12 एक ब्रैकेट में और x प्लस 8 एक ब्रैकेट में, x प्लस 8 बराबर 0। देयरफॉर x -12 बराबर 0 और x प्लस 8 बराबर 0। देयरफॉर x बराबर 12 और x बराबर -8। तो यहाँ पे पायल का एज हमें x दिया हुआ है, तो सिंस एजेस कैन नॉट बी नेगेटिव, एज जो है नेगेटिव नहीं होता, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -8, देयरफॉर x बराबर 12। अब बच्चों को मालूम पड़ गया यहाँ पे कि पायल की एज कितनी आ गई है, 12 इयर्स। ठीक है, निकालना सोलर की एज, तो सॉल्व द इक्वेशन। हमने इक्वेशन सॉल्व कर लिया। ओके, इक्वेशन सॉल्व कर लिया हमने। यहाँ पायल्स एज बी 12 इयर्स, पायल की एज यहाँ पे 12 से आ गई। अब सोनल की एज क्या आएगी, सोनल की एज में से जब पायल की एज को ले तो 12 मिलता है, मतलब क्या होगा, सोनल का एज, सोनल्स एज इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में, 12 प्लस x है, 12 प्लस x मीन्स वॉट, 12 प्लस x का भी कितना है 12 आया है, तो 12 प्लस 12 का 24 इयर्स।
तो यहाँ पे पायल का एज 12 ईयर्स आ गया और सोनल का एज यहाँ पे 24 ईयर्स आ गया। ओके, इतने सिंपल सॉल्व में सम सॉल्व कर लिया। बच्चों देखो यहाँ पे मैं सवाल को जैसे फ्लो वैसे करते गया लाइन से, बट आप एक सिस्टमैटिक मैनर में सवाल सॉल्व कर दिया ना। पहले आप ये लिखना, लिख के फिर आप ये सॉल्व कर लेना, बता देना, उसके रेसिप्रोकल बता देना उनका, उसके बाद यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर फिर आप ये वाला स्टेप कर लेना। ओके, आई होप यू विल डू दिस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आई एम रेक्टेंगल, मतलब ये रेक्टेंगल है तो ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा। हमें पता है ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं इसका। अभी हम सोल्यूशन पार्ट, सिंस ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड जो है रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 13 इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 20, देयरफॉर 2x माइनस y। तो यहाँ पे जो भी x y के साथ वैल्यू है उनको एक साथ ट्रांसफर कर दो। तो हम क्या करेंगे, 2x लिखा, ये प्लस x को हम यहाँ लाएंगे तो बन जाएगा माइनस x माइनस y, ये माइनस 2y बन जाएगा प्लस 2y इज इक्वल, ये 20 है, ये प्लस 30 बन जाएगा माइनस 30। ठीक है, सो देयरफॉर 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1x बचेगा, माइनस प्लस अब सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे प्लस 2 में से 1 का तो 1y आएगा इज इक्वल 20 में 30 यहाँ 7 बचेगा। इक्वेशन में 1 फ्रेम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय द फर्स्ट कंडीशन से ये पहला इक्वेशन ने फॉर्म कर लिया। इसी प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे अपोजिट साइड तो ये भी है, 2x प्लस 6 बराबर होगा 3y के, सो देयरफॉर 2x माइनस 3y इज इक्वल प्लस 6 का माइनस 6, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। 1 और 2 को चेक करो आप लोग यहाँ पे, यहाँ x अकेला है, यहाँ y भी अकेला है, तो आपको मैं कहूंगा कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन नंबर 1 में हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाए 3x होगा प्लस 3 बन जाए 3y होगा इज इक्वल 3 से 21 होगा। इस इक्वेशन में 3 ले लीजिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन 3 देखो, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 3y कैंसिल हो जाएगा। तो लिखिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करने पे यू राइट फुल वर्डिंग बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो यहाँ पर 2x, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर माइनस 6 और इक्वेशन 3 क्या है, 3x प्लस 3y इज इक्वल 21। क्योंकि जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे डायरेक्टली एक कट जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। 3 to 5x इज इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, 21 में 6 जाएगा तो बचेगा 15। क्या बचेगा, तो देयरफॉर x बराबर 15 अपॉन में 5 बन जा 5 3 जा 15, x आ गया 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप x और 3 रख दो, यहाँ पे देखेंगे देयरफॉर 3 प्लस y इज इक्वल 7, देयरफॉर y बराबर 7 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। हमें x भी आ गया y भी आ गया, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, देखो हमें दोनों में किसी एक में रखना है, आपको जो चूज करता है आप ले सकते हो। मैं ये ले रहा हूं मैं 2x माइनस वाई प्लस 13, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स हमने कितना लाया है, x 3 लाया है, तो 3 माइनस y कितना है 4, यहाँ पे 4 प्लस 13, अब 2 3 जा 6 माइनस 4 प्लस 13। देखो बच्चों यहाँ पर माइनस और प्लस है तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 में से 4 का 2 बचेगा प्लस 13 2 कितना लगेगा 15। ओके, लेंथ आ गया रेक्टेंगल का 15 वॉट, यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं किया। चलो तो यहाँ पे देयरफॉर ऐसे ही हम लोग ब्रेथ, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट
क्या लेंगे अब, ये दोनों में देखिए हम ये लेते हैं, तो 3y इज इक्वल 3 इंटू वाई का वैल्यू दिया 4, तो 3 4 जा 12, यहाँ 12 आ गया। तो बच्चों आपने अभी देखा कि यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारा आ गया 15 और ब्रेथ आपको आ गया 12, ठीक है। तो अब हमने लेंथ और ब्रेथ हमने निकाल लिया बच्चों, तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पूछा है पेरीमीटर और एरिया किसका, रेक्टेंगल का। तो हमें पता है सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है बच्चों, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल। तो 2 ब्रैकेट में लेंथ कितना दिया हमको है 15 प्लस ब्रेथ कितना दिया हम लोग को 12। तो अब जोड़ेंगे उसको, तो 2 ब्रैकेट में 15 12 में 27 बनेगा, 27 2 जा 54, ये 54 आ गया, 54 यूनिट लिख दो, 54 यूनिट्स, ठीक है। अब ऐसे ही एरिया, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ दिया हमको कितना 15 और ब्रेथ दिया है 12, तो 15 12 जा होता है 180, तो 180 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आएगा आंसर पार्ट, ओके।